नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जम्मू के कठुआ जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत का मुकुट है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ है और आर्टिकल 370 भी हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यही मोदी की गारंटी है। कोटि कोटि नमन करता हूं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह को भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो भारत का सिरमौर, भारत का मुकुट हर व्यक्ति गर्व के साथ देखना चाहता है। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो स्वतंत्र भारत के लिए नारे एक बार फिर से दूसरे दिखाई देते हैं कि जहां वे बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर, यही इन्हीं वादियों में नारी घोषित थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस सपने को साकार करने के लिए अपने आप को बलिदान किया था और बहनों और भाइयों, 70 वर्षों तक कोई सरकार निर्णय नहीं ले पाई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। और आज मैं बधाई देता हूं आप सबको, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आतंकवाद की इस जड़ को सदैव के लिए समाप्त करके आज कश्मीर में यह साबित कर दिया है कि दिल्ली का लाल किला हो या श्रीनगर का लाल चौक, चारों ओर उत्साह है, उमंग है, क्योंकि यह क्षेत्र आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू के बाद मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा है। यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है, कभी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे इस दोहरी व्यवस्था के खिलाफ और 70 वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस व्यवस्था को दफन करके इस व्यवस्था को बनाए रखा। आतंकवाद पनपता रहा, देश को डंक मारता रहा, निर्दोष लोग मरते रहे, देश का विकास बाधित होता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, 70 वर्ष के बाद भारत माता के महान सपूत से नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्तित्व देश के पास आया, जिन्होंने कश्मीर के इस दंश को समाप्त करते हुए धारा 370 समाप्त किया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, आज उस कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना करके मोदी जी ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। बीजेपी इन दिनों देश में सियासी माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश
राजनीति आप जानते हैं कि नेताओं के प्रति मुझे भी मालूम है, आज के कुछ वर्षों पहले लोगों की यह धारणा बनी रहती थी, ये नेता आते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और जनता का समर्थन लेकर चले जाते हैं, जनता की यह चिंता नहीं करते। इनको जनता और देश की कोई चिंता नहीं रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है। सामान्यतया यह धारणा राजनीतिक पार्टियों के प्रति और राजनेताओं के प्रति रही है, लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस धारणा को बदला है। हम लोगों ने इस धारणा को बदला है और बदलकर हम लोगों ने दिखा दिया है कि राजनीति कैसे की जाती है। हमारा चरित्र है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। पहले लोग कहते थे, कोई झूठ बोलता था तो कहते थे कि नेतागिरी कर रहा है, ये नेता है। माने यह मानकर चला जाता था कि नेता है तो नेता झूठ बोलेगा और जनता को गुमराह करेगा। यह धारणा बनी हुई थी, लेकिन उस धारणा को हम लोगों ने बदल दिया। एक विश्वास का संकट जो पैदा हुआ था नेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, उस विश्वास के संकट को बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जिसके बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सभी को हिस्सेदारी होगी। हाथी में आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 2029 तक भूख से मुक्ति भी दिलाएंगे। तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसा? इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति गणना, जो जरूरी है। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार, बेहतर सार्वजनिक परिवहन पाने का अधिकार, खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक संसाधन पाने का अधिकार, सुविधा से एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय की बात कही गई है, वहीं ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2, उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह मथुरा के चंदौरी गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह ने विकास के मुद्दे को लेकर जनता से वोट की अपील की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बार वे किसी लोकल प्रत्याशी का चुना जाएगा। देखो, प्रत्याशी तो हम लोकल का ही चुनेंगे। बाहरी प्रत्याशी तो इन समस्याओं पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी कई योजनाओं से हो रही हैं यहाँ हेमा मालिनी, जबकि अब निकल के भी आए हो, देख रहे हो कि सड़क का पूरा बुरा हाल बड़ा है। सबसे पहले और प्रत्याशी भी आते रहते हैं, हर महीने आते रहते हैं, तो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। और सड़क का इतना बुरा हाल है कि पैदल चलना तो दूभर हो रहा है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर मतदान होना है। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में यूपी के 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं मैनपुरी से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला है। बता दें कि बीजेपी ने पिछले चुनाव में मैनपुरी से रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं इस बार बीजेपी ने जयवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा भी जताया है।
जयवीर सिंह ठाकुर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को टक्कर देते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईपीएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायण ने भगवान रामलला को 4 किलो सोने से तैयार स्वर्ण रामायण भेंट की है। इस स्वर्ण रामायण को अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। सोने की रामायण का प्रत्येक पृष्ठ तांबे से बना है, जिस पर रामचरितमानस के श्लोक अंकित है। बता दें कि 10,902 छंद वाले महाकाव्य के प्रत्येक पृष्ठ पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी है। ये अनोखी रामायण लगभग 480 से 500 पृष्ठ की है। इसे बनाने में करीब 4 किलो सोने के साथ तांबे का भी प्रयोग किया गया है। इसका वजन करीब 1.5 क्विंटल है। इस बार रामनवमी की अलग ही धूम होगी, क्योंकि रामनवमी की और खास बनाने के लिए रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने तैयारी कर ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट के जरिए। सूर्यदेव करेंगे रामलला का तिलक, दिव्य अलौकिक होंगे दर्शन। रामनवमी को 12 बजे शुभ संयोग, सफल वैज्ञानिक प्रयोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के राम मंदिर में 495 साल बाद पहली रामनवमी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास और ऐतिहासिक होगी, जिसको लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी, जिसका भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं इस बार की रामनवमी अलौकिक होने वाली है, क्योंकि इस दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर इस लिहाज से बनाया गया है कि रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक हो सके। इस रामनवमी रामलला का सूर्य तिलक दोपहर 12 बजे सूर्य किरणें रामलला का अभिषेक करेंगी। वैज्ञानिक सूर्य तिलक के ट्रायल में सफल। मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगे ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम के जरिए गर्भगृह तक आएंगे सूर्य किरणें। किरणें दर्पण से परावर्तित होकर रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। 4 मिनट तक मुखमंडल पर 75 मिलीमीटर का गोल तिलक नजर आएगा। रामनवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। रिफ्लेक्टर ये एक बॉक्स में छत पर लगा है, जिसमें एक बड़ा मुख्य लेंस है, जो बिना बिजली 19 गियर के जरिए काम करेगा। रामनवमी को दिन में 12 बजे सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर गिरेंगी। यहाँ से पहले दर्पण पर जाएंगी और फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ेंगी। वर्टिकल पॉप में लगे लेंस से गुजरते हुए किरणें गर्भगृह में रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण को 60 डिग्री में लगाया है, ताकि किरणें सीधे मस्तक तक जाएं। दर्पण 2 ये गर्भगृह में रामलला के मस्तक के ठीक सामने होगा। इसमें सूरज की किरणें तीनों लेंस और पाइप से टकराकर पहुंचेंगी। रामलला के सूर्य तिलक को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस बार की रामनवमी दिव्य और अलौकिक होने वाली है, क्योंकि इस दिन रामलला का सूर्य तिलक होगा। इसके पीछे क्या विज्ञान है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। रामलला का सूर्य तिलक सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांत पर आधारित। 1 रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण, 3 लेंस का इस्तेमाल। पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचेंगी। राम मंदिर की छत पर लगे रिफ्लेक्टर में मुख्य लेंस। 19 गियर के जरिए काम करेगा रिफ्लेक्टर। सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे रिफ्लेक्टर पर गिरेंगी। रिफ्लेक्टर से दर्पण पर जाएंगी सूर्य किरणें, फिर लेंस के जरिए आगे बढ़ेंगी सूर्य किरणें। दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है, ताकि किरणें सीधे मस्तक तक जाएं।
वर्टिकल पाइप में लगे लेंस से मुखमंडल तक जाएंगी किरणें। रामनवमी का ये पर्व आध्यात्मिक तौर पर तो बेहद खास है ही, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी अहम है, क्योंकि इस बार रामनवमी पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक का जो पल होगा वो हर राम भक्त के लिए बेहद अलौकिक होगा, जिसकी साक्षी पूरी दुनिया बनेगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। आज पूरे भारत में शिया समुदाय की ओर से ईद मनाई जा रही है। कल मुस्लिम सुन्नी समुदाय के लोग ईद मनाएंगे। इसी कड़ी में प्रयागराज में शिया समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी। नमाज की इंतजाम किया गया और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज यहाँ इमाम जमात जो यहाँ के हैं मौलाना जवाजुल हसन साहब की क़यादत में अदा की गई काजी मस्जिद में, और सभी शिया समुदाय की सारी मस्जिदों में नमाज हो रही है और सब जगह नमाज अदा की जा रही है ईद उल फित्र की। और हम लोगों ने यहाँ मुल्क में सलामती के लिए और आपसी भाईचारा एकता के लिए, रिस्क में बरकत के लिए यहाँ पे दुआ मांगी गई है। आज शिया समुदाय के लोगों ने ईद मनाई है। शिया समुदाय के लोगों ने ईद मनाई है, दुआ चैन अमन के देश के लिए मांगी। हम लोग सब लोग मिलजुल कर रहे आपस में, भाईचारा बरकरार है। बिजनौर के धामपुर में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए तैयारियां जारी है। इस कड़ी में पंजाबी कॉलोनी स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अखंड पाठ और भक्ति संकीर्तन के कार्यक्रमों में अनुयायी सहभागिता कर रहे हैं। इसी को लेकर शहर में प्रभात फेरी निकाली गई है, जिसको लेकर सिख समाज के लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया है। आज की ये जो प्रभात फेरी निकाली जा रही है, ये 13 अप्रैल बैसाखी की खुशी में निकाली जा रही है। बैसाखी का पर्व सिखों के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने 5 प्यारों को अमृत छका के सिख धर्म की नींव रखी थी। इस उपलक्ष्य में ये बैसाखी का पर्व मनाया जाता है और गुरु सिंह सभा धामपुर आज बैसाखी की इस खुशी में सुबह से प्रभात फेरी निकाल रही है, जिसमें सभी लोग ईश्वर के गुणगान गाते हुए, वाहेगुरु के गुणगान गाते हुए चल रहे हैं। अब आज 4 मिनट में 18 मंडल का कुशीनगर में गांव के ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि चढ़ा पानी की टंकी पर। जन समस्याओं को लेकर की गई शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्यवाही। मांग पूरी न होने पर दी टंकी से कूदने की धमकी। रामपुर में लापता 3 साल की बच्ची का मिला शव। परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या के आरोप। एसपी ने पीड़ित पिता को हत्या का खुलासा करने का दिया आश्वासन। रायबरेली में ड्यूटी से लौटे पूर्व सैनिकों की आते वक्त में खिलाया जहरीला पदार्थ। गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। मिर्जापुर में वाहन से टक्कर लगने के बाद टेम्पो पलटा। हादसे में मासूम समेत 2 लोग हुए घायल। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। रायबरेली पुलिस से ईद पर्व को लेकर हुई अलर्ट। मस्जिदों के आसपास ड्रोन कैमरेस रखी जाएगी नजर। शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई करने की दी चेतावनी। फिरोजाबाद में खेत पर काम कर रहे किसानों को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की जताई आशंका। मैनपुरी में डाकघर के कर्मचारी कर रहे नो पार्किंग का उल्लंघन। नो जोन में खड़ी करते हैं कार। राहगीरों का विरोध करने पर देते हैं धमकी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी भीषण आग। तो घरों का सामान जलकर हुआ खराब। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया है काबू। रायबरेली में तेज रफ्तार रिक्शा ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर में नशे में धूत पति ने गोली मारकर की आत्महत्या। परिजनों मचा कोहराम। पत्नी से विवाद के चलते उठाया था कदम। संतनगर में कई बीघा गेहूं की फसल लेकर हुई खाक। किसानों ने आग पर पाया है काबू। रायबरेली में टेंट का कार्य करने के दौरान मजदूर को लगा है करंट। परिजनों ने अस्पताल में कराया है भर्ती। मथुरा में कुट्टू के आटा खाने से 12 लोगों की बिगड़ी है तबियत। फूड पॉइजनिंग के चलते अस्पताल में कराया गया भर्ती। जिलाधिकारी ने मामले की जांच और कार्रवाई कर दिया आश्वासन। फतेहपुर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी है टक्कर। हादसे में 3 लोग हुए घायल। मौके से कार चालक हुआ फरार।
बांदा में बीजेपी नेता पुष्कर त्रिवेदी की गिरफ्तारी की मांग हुई। तेज अस्पताल में नर्स से की थी अभद्रता, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने के बाद नहीं हुई कार्रवाई। इटावा में खेत में बिजली का तार गिरने से लगी आग, 6 बीघा फसल जलकर हुई राख, ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग, 40 बीघा फसल जलकर हुई खाक, ग्रामीणों ने आग बताया है काम। बरेली में वन विभाग टीम को मिली बड़ी कामयाबी, उत्तराखंड के सितारगंज से चोरी कर लाई जा रही लकड़ी से भरी पिकअप को पकड़ा, मौके से ड्राइवर और क्लीनर फरार। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।